हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग साइंस का टॉपिक फिजिकल और केमिकल चेंज डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके साइंस के पेपर में 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं और कुछ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए जानते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। सबसे पहले फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? तो जब भी किसी भी चीज़ में, कोई भी सब्सटेंस में, जब उसके शेप में, साइज में, कलर में, टेम्परेचर में या फिर उसके स्टेट में चेंजेस आते हैं। जैसे शेप में चेंजेस कैसे आ गया कि आपने कोई सब्सटेंस को, जैसे कोई पेपर है, पेपर को आपने क्या किया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया कुछ इस तरह से। तो जब मैंने इसे इस तरह से चेंज कर दिया है तो इसमें क्या हुआ, इसके शेप में अब जो है वो चेंजेस आ गई है। ठीक है, शेप में चेंजेस आई है। फिर हमने क्या किया, इसको, इस पेपर को मैंने कट कर दिया, तो अभी क्या हुआ, इसके साइज में चेंजेस आया। ठीक है, तो यानी कि शेप और साइज में चेंजेस आया। फिर अब मैंने इसको क्या किया, इस पेपर, ये अभी वाइट कलर है, इसको मैंने किसी और कलर में चेंज कर दिया, पिंक कलर में इसको चेंज कर दिया है। तो यानी इसमें क्या हुआ, कलर में भी चेंजेस आया। अब टेम्परेचर में चेंजेस आ जाए, जब आप इसको, कोई भी सब्सटेंस को आप हीट कर दो, जैसे पानी है, वाटर को आपने क्या किया, हीट कर दिया। तो जब आपने उसको वाटर को, कूल वाटर को हीट किया, तो आपने क्या नोटिस किया कि इसके टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं। किसी सब्सटेंस के स्टेट में चेंजेस आए, जैसे कि वाटर है, वाटर को हमने फ्रीज कर दिया, फ्रीजिंग करी है, तो क्या हो गया, अब वाटर जो है वो आइस में बदल गया। तो यानी इसमें क्या हुआ, इसके स्टेट में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो यानी कि फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, शेप हो किसी सब्सटेंस का, साइज हो, कलर हो, टेम्परेचर हो, या फिर उसके स्टेट में चेंजेस हो। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो खासियत है कि उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने इसके क्या किए थे, फर्स्ट टाइम में मैंने इसका शेप बदल दिया था। तो जब मैंने इसके शेप को मैंने अभी बदल दिया है, तो क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, जब मैंने इसके साइज को चेंज कर दिया था, इसको फाड़ दिया, तो क्या उस कंडीशन में नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? बिल्कुल नहीं, उस कंडीशन में भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, बस उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब मैंने जब इस वाइट पेपर को अगर मैं किसी और कलर में चेंज कर रही हूँ, तो क्या उस टाइम पे कोई कलर में चेंजेस आ रहा है, उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? तो नहीं, कलर में चेंजेस तो आ रहा है बट नया सब्सटेंस कोई भी फॉर्म नहीं हो रहा, वो पेपर था और वो पेपर ही रहेगा। जब हमने कूल वाटर को हीटिंग करी है और हीटिंग करके हमने क्या किया है, वार्म वाटर बनाया, तब भी कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। जब मैंने वाटर को आइस में चेंज किया, फ्रीजिंग करके, तो इस कंडीशन में भी कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। यानी फिजिकल चेंजेस जो है किसी भी कंडीशन में नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता, कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनाता, वो जो है वो वही रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने इसके शेप को, ये इस पेपर को, वन सेकेंड, ये पेपर है, इस पेपर को मैंने जब फोल्ड करके इसके शेप को बदल दिया, तो अभी इसमें चेंजेस आए हैं, बट इसको अगर मैं वापस से जैसा ये था वैसा ही करना चाहूँ तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट हर केसेस में फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नेचर के नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये पेपर, इस पेपर को आपने क्या किया, फाड़ दिया, 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, अब ये पेपर कुछ ऐसा है और ऐसा है, तो क्या हम इन दोनों को जोड़ करके एक जैसा बना सकते हैं? नहीं। तो यानी इस केसेस में क्या है, नॉट रिवर्सिबल है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, ये ग्लास है, इस ग्लास में क्या हुआ, इस ग्लास को हमने क्या किया, तोड़ दिया है, तो अब ये क्या हो गया, तो टूट गया है। ठीक है, तो जब ये टूट गया तो क्या अब हम इस टुकड़े को जोड़ करके वापस से ग्लास बना सकते हैं? नहीं, यानी कि इस केसेस में भी ये क्या है, नॉट रिवर्सिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ना इनमें घुमाने वाला आता है। क्या आता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल।
तो नहीं। जब ऑल फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल पूछा जाए तो नहीं, ऑल फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि इनमें एक्सेप्शंस हैं। बहुत सारे केसेस में फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि क्या जनरली फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, तो यस, जनरली फिजिकल चेंजेस जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस होने की वजह से ऑल फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नेचर के नहीं होंगे। ठीक है, अब आपके एग्जाम्पल फिजिकल चेंजेस के कौन कौन से हैं? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैसे? जैसे ये वैक्स है, अब वैक्स जो मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जब ये जल रही है तो इससे मेल्ट हो रहा है, वैक्स मेल्ट हो रहा है। अब ये वैक्स मेल्ट होकर के जमा होता जाएगा, तो आप जब चाहें तो इस वैक्स को कलेक्ट करके दोबारा से इसे वैक्स में बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या हुआ, जब मोमबत्ती जल रही थी तो इसके स्टेट, इसका जो शेप था, इसका जो साइज था वो बदल गया, बट ये रिवर्सिबल नेचर का हुआ। ठीक है, डिसॉल्विंग शुगर और सॉल्ट इनटू द वाटर। अब वाटर है, ये ग्लास है, सब बीकर है मान लीजिए, और इसमें क्या किया आपने, पानी है, इसमें क्या किया आपने, सॉल्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, अब सॉल्ट को आपने ऐड कर दिया तो क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? नहीं, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। अभी जो ये मिक्सचर है ये वाटर और सॉल्ट का ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस इस केसेस में फॉर्म नहीं हुए हैं। ठीक है, वाटर का आइस में मैंने आपको एग्जांपल्स बता ही दिया। फिर है दूसरा एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है प्रेसिपिटेशन। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन को मैं एक साथ आपको समझाती हूँ। वेट अ सेकेंड, इसे मैं इरेज कर लूँ। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, वाटर जो है वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर में हीटिंग की वजह से एटमॉस्फेयर में वाटर जो है वो इवेपोरेटेड होती है। ठीक है, इवेपोरेट होकर के वो ऊपर जाती है और वहाँ पे क्या होता है, ये गैदर हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमें पता है कि जितना हम हाई जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऑल्टीट्यूड जितना हाई होता जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है ठंडा होता जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर इवेपोरेटेड होकर के जो है एक जगह जमा है और यहाँ पे ठंडा एटमॉस्फेयर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्लाउड फॉर्म होगा। क्लाउड फॉर्म होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भारी हो जाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं और वो गिरने लगते हैं। ठीक है, जब बारिश की बूंदें गिरती है, वाटर ड्रॉपलेट्स जब वापस से आती हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया। और आप देखेंगे कि ये क्या है, ये जो है रिवर्सिबल नेचर का होता है कि जब वाटर होती है वो इवेपोरेट होती है, इवेपोरेट होके कंडेंस्ड होती हैं और फिर वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, यानी वाटर और फिर आइस बनी यहाँ पे और फिर वापस से वो क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो गया। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन होता है जब हमारा जो सॉल्ट वाटर होता है, हम सभी को पता है कि जो सॉल्ट वाटर हमारा है वो क्या है, वो सॉल्ट वाटर में काफ़ी सारे सी वाटर जो हमारा है उसमें काफ़ी सारे सॉल्ट होते हैं, बट वो जो सॉल्ट होता है उसे हम कंप्लीट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेथड जिसमें कि हम वाटर से प्योर सॉल्ट को निकालते हैं, वो मेथड हमारा कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, कि जिसमें से लार्ज क्रिस्टल्स मतलब प्योर सब्सटेंस को हम निकाल रहे हैं, वो मेथड हमारा क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। अब एक एक्टिविटी भी है हमारे पास में, जैसे कि ये एक बीकर है। ठीक है, ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या किया, इस बीकर में हमने डाला वाटर और साथ में डाला है हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बीकर में हमने क्या किया, वाटर के बीकर में हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब क्या किया, इसको बॉईल होने दिया, इस वाटर को। जब ये वाटर पूरी तरीके से बॉईल हो जाता है तो इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के पाउडर को डाल दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट के पाउडर को डाल दिया और फिर तब तक डालते रहे जब तक कि वो सॉल्युबल होता रहा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसे कूल होने के लिए दिया।
जब ये पानी ठंडा हो जाता है तो हम इसे फिल्टर करेंगे, और जब हम फिल्टर करेंगे तो हम देखेंगे कुछ क्रिस्टल्स हमें नीचे दिखेंगे। तो ये एक तरीका होता है जिससे कि हम जो है प्योर क्रिस्टल्स को बाहर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल चेंज के जो एग्जाम्पल थे वो थे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड में है और आप उस सब्सटेंस को डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज कर रहे हैं? गैसियस में चेंज कर रहे हैं, गैस में चेंज कर रहे हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस को आप डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हैं। जैसे कपूर है, हम सभी यूज करते हैं। कपूर को आप देखेंगे वो सबसे पहले किस स्टेट में रहता है? वो सबसे पहले सॉलिड के स्टेट में रहता है, और जब आप उसे हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो वो सब्लिमेशन के एग्जांपल्स हैं। आई जस्ट होप कि फिजिकल चेंजेस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब आइए अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज में हमने ये देखा कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन केमिकल चेंज में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ये हीट के फॉर्म में हो सकता है, ये लाइट के फॉर्म में हो सकता है, रेडिएशंस के फॉर्म में हो सकता है, गैसेस बन सकते हैं, हो सकता है उस सब्सटेंस में कोई जो स्मेल था वो चेंज होकर के एक नया स्मेल आ गया है। तो कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। जैसे कि आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो आप देखेंगे उसमें लाइट, वाइट कलर का लाइट जो है वो निकलता है, ठीक है। मैग्नीशियम को आपने बर्न किया तो आप देख रहे हैं ये वाइट कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यानी इस कंडीशन में क्या हुआ कि इसमें लाइट जो है वो नए प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एशेज हैं हमारे, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे अगर इस एशेज को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक नया सब्सटेंस है और ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। इस बेसिक नेचर का है, बेसिस हैं इसमें। तो यानी हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो उसने एक नया सब्सटेंस दिया, एशेज दिया, विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर हमने देखा जब उस ऐश को हमने वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया तो ये क्या दे रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि हर कंडीशन में केमिकल चेंज क्या कर रहा है? वो एक नया सब्सटेंस हमको दे रहा है, ठीक है। गॉट इट? अब हीट भी आपने देखा, हीट फॉर्म हुआ, लाइट फॉर्म हुआ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे कि इसके जनरली जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। अब आप जैसे इसी एग्जाम्पल को देखेंगे तो जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया और एशेस फॉर्म हो गया तो क्या आप एशेस को वापस से मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी हम इस कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने पेपर को ही जला दिया, लेट्स सपोज आप पेपर को जला रहे हैं तो आप क्या पा रहे हैं? एशेस फॉर्म हो रहा है। तो क्या आप एशेस को वापस से पेपर के टुकड़ों में चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यानी केमिकल चेंजेस जो होती है वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर देती है, बट केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है। केमिकल चेंजेस के एग्जांपल अगर आप देखें हमारे डेली लाइफ में तो डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम फूड को खा लेते हैं डाइजेस्ट हो जाता है तो वो भी एक केमिकल चेंजेस हैं। घर में खाना बनाना, जैसे आपके पास आप घर में खाना बना रहे हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके आपने एक नई डिश बनाई है, तो जो नई डिश बनी है वो तो नया सब्सटेंस है ना, तो यानी कि वो भी एक तरह से केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस, जैसे कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या है? शुगर जो है वो चेंज हो जाता है किस चीज़ में? अल्कोहल में। अब ये जो अल्कोहल है वो क्या है? वो भी एक न्यू सब्सटेंस है ना, न्यू सब्सटेंस। यानी ये भी एग्जाम्पल किस चीज़ का है? ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस का। अब क्या आप अल्कोहल को वापस से चेंज कर दोगे शुगर में? बिल्कुल भी नहीं। हम इस केसेस में अल्कोहल को शुगर में चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, और एक बार जब नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो वो इरिवर्सिबल होगा, यानी वो रिवर्स नहीं हो सकता है, राइट। अब इसके दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कर्ड। मिल्क में हमने क्या किया? मिल्क को चेंज कर दिया किस चीज़ में? कर्ड में। तो जब हमने मिल्क को कर्ड में चेंज करा तो वो भी एक केमिकल चेंजेस हुआ, एक नया सब्सटेंस हमको मिला इस केसेस में, ठीक है। अब ये जो नया सब्सटेंस है वो भी इरिवर्सिबल नेचर में, आप कर्ड को वापस से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह और भी एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, कोल बर्न होगा, वो एक नया सब्सटेंस ऐश देगा,
बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स जब बर्न होगा, वुड का बर्न होना, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स, दोनों के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। जब वैक्स मेल्ट होता है तो वो फिजिकल चेंज है, लेकिन जब वैक्स बर्न होता है तो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वो बर्न होकर के एक नया सब्सटेंस हमको दे रहा है, लाइट दे रहा है हमको, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विद वाइट लाइट, ये मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो वाइट लाइट देता है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में हम सभी को पता है, ओजोन लेयर का है हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, ये जो सन से जो भी हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, इस रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हार्मफुल रेडिएशंस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है और ये क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन में। तो हमने क्या देखा, ओजोन लेयर हार्मफुल सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आ रही है, उस रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करके एक नया सब्सटेंस दे रहा है जो कि है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो हमारा है फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होती हैं वो क्या करती हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, वो क्या करती है, वो जो है रिएक्ट करती है और बदले में क्या देती है, कार्बोहाइड्रेट्स देती है और ऑक्सीजन देती है। तो ये भी एक नया सब्सटेंस आपने देखा कि इन सब से रिएक्ट करके ये क्या करती है, एक नया सब्सटेंस दे रही है विच इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। और ये भी केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि इन सारे केसेस में एक नया सब्सटेंस मिल रहा है और आपने देखा कि ये जितने भी सब्सटेंस मिल रहे हैं ये इरिवर्सिबल नेचर के हैं, ठीक है। अब आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट करता है। अब हम देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट आयरन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया है, बीकर में हमने कुछ स्पून्स कॉपर सल्फेट्स के डाले हैं, कुछ कॉपर सल्फेट्स के कुछ चम्मच कॉपर सल्फेट डाला और कुछ सल्फ्रिक एसिड्स हमने कुछ ड्रॉप्स उस सल्फ्रिक एसिड्स का डाला। जब हमने इनको डाला तो हमने देखा बीकर का जो कलर है वो ब्लू हो गया है, ओके। अब हमने क्या किया, इनमें से कुछ ये जो ब्लू कलर बीकर में हुआ है, इस पानी को हमने क्या किया, एक दूसरी जगह दूसरे बीकर में स्टोर कर लिया है। अब इस बीकर में क्या किया, ये किस कलर का है, ये ब्लू कलर का है अभी। अब इसमें क्या किया हमने, आयरन के जो ब्लेड्स हैं, आयरन ब्लेड्स जो होते हैं वो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। जब हमने इस बीकर में आयरन ब्लेड्स डाला तो हमने देखा कि ये केमिकली रिएक्ट कर जाता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, आयरन सल्फेट, ठीक है। ये जो आयरन सल्फेट है ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है और बीकर का कलर ब्लू से चेंज हो रहा है, किस चीज में, ये चेंज हो रहा है ग्रीन कलर में, ओके। और ये जो आयरन ब्लेड्स हैं, इस आयरन ब्लेड्स में ब्राउन डिपॉजिट्स हो रहे हैं। ये जो ब्राउन कलर हो रहा है, ये हो रहा है इसलिए क्योंकि कॉपर जो है वो इस ब्लेड्स में जाकर के डिपॉजिट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमने देखा कि कॉपर सल्फेट्स जो है जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है विच इज आयरन सल्फेट, और जो सॉल्यूशंस होती हैं उसकी कलर ग्रीन हो जाती है और जो कॉपर होती है वो आयरन में ब्राउन कलर की डिपॉजिट्स देती है, मतलब ब्राउन कलर आयरन में जमा हो जाती है कॉपर और वो ब्राउन कलर का होता है। ये जो ब्राउन कलर होता है मतलब कि उसमें उस आयरन ब्लेड में कॉपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है एक्टिविटी ये है कि हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, एक बीकर लिया हुआ है। इस बीकर में हमने क्या किया, विनेगर को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, विनेगर और बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डाला है, ठीक है। जब हम इसे डालते हैं तो हम देखेंगे कि विनेगर और बेकिंग सोडा जो है ये जब रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और इसके साथ एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड जब बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिलीज क्या करता है, वो रिलीज करता है CO2, ठीक है। अब इस CO2 को हमने क्या किया, इस CO2 के साथ में हमने
क्या कर रहा है, हमने लाइम वाटर को रिएक्ट करवाया। तो जब हम इस CO2 के साथ में लाइम वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो एक नया सब्सटेंस विच इज CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। साथ में इस बीकर का जो कलर होता है वो क्या चेंज होकर के हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है। ये जो मिल्की कलर है ये बताता है कि इस रिएक्शन में जो है CO2 इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, मैं एक बार फिर से इस एक्टिविटी को रिपीट कर देती हूँ कि एक बीकर है, जिस बीकर में हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को रिएक्ट करवाया। तो हमने देखा कि जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा को रिएक्ट करवाते हैं तो उससे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब जब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड जो से रिलीज हुआ है उसको जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्म होता है CaCO3 प्लस H2O, और बीकर का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है मिल्की में। ओके, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है केमिकल रिएक्शंस के नेक्स्ट एग्जांपल विच इज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। ठीक है, जंग लगना। तो हम सभी ने कॉमन एग्जांपल देखा होगा कि लोहा हमारे घर में रहता है और उसमें जो है जंग लग जाती है। वो जंग कुछ इस तरह की होती है, आप एग्जांपल्स को देख सकते हैं, ये रहा। तो ये बहुत कॉमन है, हम लोग देखते हैं। अब इसमें होता क्या है कि लोहा जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके वो एक नया सब्सटेंस देता है विच इज Fe2O3। ठीक है, ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है विच इज Fe2O3, और इस Fe2O3 को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यानी ये हमें पता लग गया कि लोहे में जंग लगने के लिए वाटर और ऑक्सीजन का होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि लोहे में उतनी ज्यादा फास्टेस्ट जंग लगेगी, उतनी ज्यादा उसमें रस्टिंग होएगी जितना ज्यादा एयर में मॉइस्चर होगा। अगर एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो जो रस्टिंग का जो प्रोसेस होगा वो बहुत फास्टेस्ट होगा। अब हम रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ये तो हमें पता ही है कि रस्टिंग जो है उसमें वाटर और ऑक्सीजन का होना इंपॉर्टेंट होता है, इनके साथ ये रिएक्ट करता है, यानी कि हम वाटर और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में लोहे को कम रखेंगे तो इससे क्या होगा, रस्टिंग कम होगा। इसके लिए हम लोग नॉर्मली घरों में आपने देखा होगा कि पेंट या फिर ग्रीस लोहे पे लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि वो वाटर और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, एक और तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं, लोहे में क्रोमियम और फिर जिंक जो है उसकी डिपॉजिट्स, उसको ऊपर में उसकी परत लगा देते हैं। यानी कि ये सपोज लोहा है तो इसके ऊपर हमने क्या किया कि क्रोमियम या फिर जिंक की परत चढ़ा दी। इससे भी क्या होगा, वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, जब हम लोहे में जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब हमने घरों में देखा है जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें आयरन के साथ हम मिक्स कर देते हैं कार्बन, क्रोमियम, निकेल्स और मैग्नीज। इससे क्या होता है कि वो रस्टिंग इसमें नहीं होती, वो एयर और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा जो पानी में चलने वाली शिप्स होती हैं, जो हमारी शिप्स होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जंग ज़्यादा लगती हैं। क्यों उनमें ज़्यादा जंग लगती हैं, क्योंकि वो जो सी वाटर होती है, सी वाटर में हमें पता है कि सॉल्ट होता है। ठीक है, जब वो शिप्स की जो नीचे की जो एरिया होती है वो ज़्यादातर सॉल्ट और फिर किस किस वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो नीचे का जो शिप्स का पार्ट होता है वो बहुत जल्दी उनमें रस्टिंग हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए रेगुलरली उनको चेंज करा जाता है, उनके जो नीचे के पार्ट्स होते हैं उनमें जंग लगने की वजह से उस पार्ट्स को रेगुलरली चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज का। आइए अब कुछ PYQ करते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर सॉल्यूशन में पास करते हैं तो वो क्या होता है, वो मिल्की हो जाता है। अब ये जो मिल्की अपीयरेंस है लाइम वाटर का किस वजह से है, तो मैंने बताया था जो लाइम वाटर होती है हमारी, लाइम वाटर में जब CO2 मिक्स करते हैं हम तो क्या होता है, CO2 और लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। ठीक है, जब इसको हम मिक्स करते हैं तो वो फॉर्म करता है CaCO3, ठीक है, प्लस H2O। ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि ये जो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया है, वो किस वजह से हो गया? तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर में इम्प्योरिटीज है इसकी वजह से ये मिल्की हो गया है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल है, इसकी वजह से ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया है? तो हाँ, ये जो है ये लाइम वाटर हमें पता है कि ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट पर फॉर्म करता है और ये इनसॉल्युबल है, इसकी वजह से ये जो है मिल्की हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइज केमिकल चेंजेस, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं? पहला है कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज के एग्जाम्पल तो हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्या बॉइलिंग ऑफ वाटर केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है? बिल्कुल भी नहीं। डिजॉल्विंग ऑफ वाटर एंड शुगर एंड वाटर, ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल नहीं, ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है, तो यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या लोहे में जंग लगना केमिकल चेंज की एग्जांपल? बिल्कुल, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है विच इज Fe2O3। ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर क्या केमिकल चेंज के एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है विच इज एश। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड्स, क्या ये केमिकल चेंज की एग्जांपल? बिल्कुल, इसमें भी डाइजेशन ऑफ फूड्स जो होते हैं उनमें भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और ये रिएक्ट करते हैं, तो यानी कि ये वाला एग्जांपल तो है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बिल्कुल नहीं, ये फिजिकल चेंज की एग्जांपल है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये भी फिजिकल चेंज की एग्जांपल है बट इरिवर्सिबल चेंज की एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन है बट बाकी नहीं है, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल तो काम का नहीं है। डिजॉल्विंग ऑफ वाटर, सॉल्ट इन वाटर, क्या सॉल्ट में, वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व करना ये केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है? तो नहीं, यानी ये वाला आंसर भी नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा है? आंसर नंबर 2। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, कह रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो इनके सब्सटेंस हैं उनमें क्या चीज़ें होती हैं? तो इनमें फिजिकल स्टेट्स जो होते हैं सब्सटेंस के वो जो है सेम रहता है, क्या सेम रहता है फिजिकल स्टेट सब्सटेंस का? बिल्कुल भी नहीं, इसके फिजिकल स्टेट्स जो होते हैं वो बदल जाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सब्सटेंस, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके सब्सटेंस के वो सेम रहते हैं? तो नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनमें क्या होता है, केमिकली वो रिएक्ट करते हैं और क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनाता है। ठीक है। Fe, जैसे कि Fe है प्लस CuSO4, तो आप देखेंगे रिएक्ट करके क्या कर रहा है, FeSO4 प्लस Cu, तो यानी इसने क्या किया, एक नया सब्सटेंस दिया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस सेम रहते हैं, क्या नंबर ऑफ एटम्स सेम रहते हैं? तो चलिए चेक करते हैं। जैसे इसमें Fe कितना है हमारा, Fe1 है, तो इन केसेस में Fe हमारा क्या होगा, 1 ही रहेगा। SO4 हमारा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, SO4 ही है। Cu1 है, Cu यहाँ पे भी 1 ही रहेगा, यानी कि ये वाला नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो केमिकली अगर रिएक्ट कर भी जाते हैं तो वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स ऑफ सब्सटेंस सेम रहेगा, क्या सम ऑफ मासेस, जैसे आपने अगर Fe यहाँ पे है और इधर भी होगा तो इनका जो है इस पार्ट के जो होंगे रिएक्शंस, उनके जो सम होंगे मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के, वो सेम ही रहेंगे और जो दूसरा फॉर्म हो रहा है वो उसके जो एटम्स होंगे वो भी सेम ही रहेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, C एंड D। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एन आयरन ब्लेड इज ड्रॉप्ड इनटू ए ब्लूइश सॉल्यूशन, एक आयरन ड्रॉप जो है ब्लू कलर के सॉल्यूशंस में ड्रॉप किया गया और आपने क्या पाया, कलर ऑफ द सॉल्यूशन फाउंड हैव टू बी ग्रीन, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया है। ब्राउन कलर डिपोजिट्स इन ऑब्जर्व ऑन द नेल, अब ये जो ब्राउन कलर नेल, आयरन नेल जो होती है उनमें ब्राउन कलर के डिपोजिट्स पाई जाती है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन कंक्लूड, अब इस ऑब्जर्वेशन पे आपने क्या पाया, ग्रीन कलर सॉल्यूशन इज अ कॉपर सल्फेट, क्या ये जो ग्रीन कलर की जो सॉल्यूशंस होती है वो क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट तो हमने पहले ही देखा कि वो क्या था, ब्लू कलर का था, राइट। तो यानी कि ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ब्लू कलर सॉल्यूशन जो है वो एक आयरन सल्फेट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द ब्राउन डिपोजिट्स ऑन द ब्लेड इज कॉपर, ये जो ब्राउन कलर की जो डिपोजिट्स हुई थी ब्लेड पे वो कौन सी थी, वो क्या थी, कॉपर। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्राउन डिपोजिट्स हुई थी वो किस चीज़ की हुई थी, वो कॉपर की वजह से हुई थी। ठीक है। द ब्राउन डिपोजिट्स ऑफ द ब्लेड इज रस्ट, बिल्कुल भी नहीं, रस्टिंग के बारे में मैंने ऐसी कोई चीज़ें नहीं बताई आपको। ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज, क्या रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक केमिकल चेंजेस है? बिल्कुल ही, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक केमिकल चेंजेस है। क्योंकि जब
लोहा ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करा तो हमने देखा Fe2O3 फॉर्म किया, विच इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब ये क्या इरिवर्सिबल चेंज है? क्या इसे हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, यानी ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मेल्टिंग ऑफ आइस इज केमिकल चेंज। क्या मेल्टिंग ऑफ आइस एक केमिकल चेंज है? बिल्कुल भी नहीं, वो एक फिजिकल चेंज है और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ब्रेकिंग अ पीस ऑफ ग्लास इनटू अ पीसेस इज फिजिकल चेंजेस। क्या ग्लास जो होती है हमारी, उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज की एग्जांपल है? बिल्कुल, वो फिजिकल चेंज की एग्जांपल है और साथ में वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस के भी एग्जांपल है, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। और मैंने बताया था कि जनरली फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, बट ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट इन रिवर्सिबल नेचर। कुछ जो होते हैं वो इरिवर्सिबल नेचर के भी होते हैं, यानी ए एंड सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जो मिल्क होती है, मिल्क से हम क्या करते हैं, कर्ड बनाते हैं। अब ये कर्ड जो होता है वो एक न्यू सब्सटेंस होता है, ये हमें पता है। ठीक है, ये मिल्क से जो कर्ड बना यानी कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, यानी ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब ठीक है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल ये वाले केमिकल चेंज, ये यानी 3 और 4 में से दोनों में से कोई होंगे। अब क्या कर्ड जो है वो रिवर्सिबल नेचर के होंगे? नहीं, केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 4। तो ये था हमारा टॉपिक। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे और जो भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई जस्ट होप कि मेरे ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।